नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? बढ़िया हो सारे के सारे? जितनी भी पास्ट क्लास है आपने कंप्लीट कर ली क्या? वो सारी जितनी भी पहली क्लासेस है वो सभी आप अपनी टाइम से कंप्लीट कर लो, ताकि आगे आने वाली जो क्लासेस है वो देर ना लगे उनमें, और अपना जितना कोर्स आप लोग चाहोगे उतना खींच कर लेकर चलोगे। अगर आप देर कर रहे हो, अपनी क्लास को पेंडेंसी कर रहे हो, तो आप लोगों के नुकसान है दोस्तों। इसमें कुछ टाइम बाद में जो लेक्चर है आपको सीन नहीं होगे, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको पहले से ही। आप अपने लेक्चर साथ के साथ कर ले, इतना बड़ा काम नहीं है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका अपना प्यारा सब्जेक्ट जिसका नाम है इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज व्यवस्था। भारतीय राज व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी यानी कि भारतीय राज व्यवस्था, और इंडियन पॉलिटी के अंदर हमने कल शुरू किया था पार्ट नंबर 4। पार्ट 4 यानी कि भाग 4। और भाग 4 में हम पढ़ रहे थे डीपीएसपी। डीपीएसपी हम पढ़ रहे थे। डीपीएसपी की फुल फॉर्म होती है डायरेक्टिव डायरेक्टिव प्रिंसिपल डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व। कॉफी बनवा दो, कॉफी बनवा दो बढ़िया से, ठीक है? मीठा कम। ब्राइटनेस बढ़ा दे, बिल्कुल बढ़ा दो भाई, ब्राइटनेस बढ़ाओ थोड़ी सी। बस बस, जूम सही है, ब्राइटनेस देखो बस। ठीक है भाई, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व आप लोग पढ़ रहे थे। और आज हम स्टार्ट करेंगे, कल हमने आर्टिकल नंबर 43 आर्टिकल 43 तक हमने बात रखी थी। आज जो हमारा लेक्चर रहेगा, इस लेक्चर के अंतर्गत हम आर्टिकल 44 यानी कि आर्टिकल 44 से स्टार्ट करेंगे। तो हेडिंग डालो सबसे पहले आर्टिकल 44। आर्टिकल 44, ठीक है? आर्टिकल 44। आर्टिकल 44 के अंदर लिखो, दिस इज द ड्यूटी ऑफ दिस इज द ड्यूटी this is the duty of state this is the duty of state to apply to apply uniform civil code। अब यह क्या होता है? दिस इज द ड्यूटी ऑफ स्टेट टू अप्लाई यूनिफॉर्म सिविल कोड। लिखो, राज्य का कर्तव्य है, राज्य का कर्तव्य है कि वह समान नागरिक संहिता लागू करे। ठीक है, इसके अंदर लिखो, अगर समान नागरिकता यानी कि सिविल कोड की बात करें, ये फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ी थी ना 10th में, उसमें भी था सिविल कोड। नेपोलियन का नेपोलियनिक कोड और सिविल कोड, वे भी इसी तरह क्या था इंडिया में। दिस इज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू अप्लाई यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि समान नागरिक संहिता बोलते हैं कोड को, ये लागू करे। और बता रहा हूं मैं, सिविल कोड इंडिया में लागू करने वाला पहला जो स्टेट था वो था गोवा। कौन सा था? गोवा राज्य था। गोवा की राजधानी पणजी। समझ रहे? तो लिखो इसमें
भारत का पहला राज्य, भारत का पहला राज्य जिसने क्या समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता लागू की। कौन सा था? गोवा। ठीक है, यानी कि फर्स्ट एप्लीकेबल स्टेट वाज गोवा। समझ रहे? उसके बाद आता है आपका आर्टिकल नंबर 45। नेक्स्ट आर्टिकल लिखो, आर्टिकल 45 अनुच्छेद 45। आर्टिकल 45 में लिखो टू इंश्योर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू द चिल्ड्रन of years before 6 years, यानी कि 6 वर्ष तक के बच्चों को निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान लिखो। यह 6 वर्ष से 14 वर्ष के 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे का अधिकार है। ठीक है। आर्टिकल 44 कहता है कि राज्य का कर्तव्य है कि वह समान नागरिक संहिता राज्य के अंदर लागू करे, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करे। और इंडिया में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने वाला अप्लाई करने वाला पहला स्टेट कौन सा था? गोवा था। ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 44 में क्या है? यूनिफॉर्म सिविल कोड। आर्टिकल 45 में क्या है? टू इंश्योर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू द चिल्ड्रन ऑफ ईयर बिफोर 6 इयर्स। ठीक है। इससे देखो, इसमें 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार, यानी कि 6 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा मिलेगी और अनिवार्य यानी कि कंपलसरी है। और ये कहा था कि 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों के लिए जो शिक्षा का अधिकार है वो एक क्या सा अधिकार है? मौलिक अधिकार भी है, यानी कि फंडामेंटल राइट्स भी है उनका। 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उनको शिक्षा अनिवार्य ही देनी है, कंपलसरी है उनके लिए एजुकेशन। तो ये आपका आर्टिकल 44 यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, और आर्टिकल 45 में क्या? 6 वर्ष से 14 बच्चों के लिए शिक्षा को अनिवार्य बनाना, यानी कि उनका राइट्स है। नोट करो जल्दी। इंक दे दो ब्लैक एक बार। थक जाते हो इस टाइम तक तो। एक बार चेक कर लो, कट तो ना नीचे सब होगा। हाँ भाई 1 सेकंड भाई 1 सेकंड बस। अब ठीक है, करो। आज खत्म कर देंगे डीपीएसपी, रोज का काम हो गया ये। चलो
नेक्स्ट आर्टिकल, आर्टिकल नंबर 45। नेक्स्ट आर्टिकल लिखो, आर्टिकल 45। आर्टिकल 45 यानी कि अनुच्छेद 45। इसके अंदर लिखो, नहीं 46 आ गया भाई। आर्टिकल 46 लिखो इसमें, टू इंश्योर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट एजुकेशन ऑफ SC and ST and other weaker section and to ensure preventing them from exploitation। हिंदी में लिखो, अनुसूचित जाति व जनजाति एवं अन्य दुर्लभ वर्गों, दुर्लभ होता है कमजोर, ठीक है, और वर्ग होता है कैटेगरी, तो दुर्लभ वर्गों की शिक्षा एवं आर्थिक स्थिति को सुधारना, वह उनके शोषण से शोषण से बचाना, ठीक है। आर्टिकल 46 कहता है टू इंश्योर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट एजुकेशन ऑफ ST एंड SC, यानी राज्य के अंदर, स्टेट के अंदर जो SC कैटेगरी है और जो ST कैटेगरी है उनकी एजुकेशन पर काम करना, उनको डेवलप करना, और उनको डेवलप करे जाएगा, उनकी एजुकेशन को डेवलप करे जाएगा, उनके व्यवहार को डेवलप करे जाएगा, या कि उनको आत्मनिर्भर बनाना, उनको सेल्फ सफिशिएंट बनाना, और अपने राज्य के अंदर जो कमजोर वर्ग है या राज्य के अंदर जो छोटी जो निम्न स्तर की जातियां हैं, ठीक है, उनको उनका डेवलपमेंट करना, ये भी किसका कर्तव्य है, ये भी ड्यूटी है स्टेट की। और इनके डेवलपमेंट यानी कि ST और SC की जो एजुकेशन है उसको कौन बताता है, इनको बताता है आर्टिकल नंबर 46 है। आर्टिकल नंबर 46 कहता है कि राज्य के अंदर अगर कोई भी वीकर सेक्शन है, कोई भी कमजोर वर्ग है, तो उसको डेवलप करो। किसका कर्तव्य है, राज्य का कर्तव्य है, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट का कर्तव्य है, स्टेट गवर्नमेंट की ड्यूटी है। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल, आर्टिकल 47। देखिए भाई क्या लाइट चली गई, एक सेकंड भाई, रोज का काम हो गया, लाइट खत्म हुई है। चलो कोई नहीं, अरे वो इन्वर्टर वगैरह बंद होता है ना। करो भाई, नोट करो। आर्टिकल, नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 47, ठीक है, आर्टिकल नंबर 47, आर्टिकल 37, वो सॉरी 47, आर्टिकल नंबर 47, आर्टिकल नंबर 47। कर दो इसे बिल्कुल, यानी कहे आर्टिकल नंबर 46 में टू इंश्योर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट एजुकेशन ऑफ SC and ST and other weaker sections and the ensure preventing them from exploitation, यानी कि अनुसूचित जाति और जनजाति,
हो गया, कर दो भाई नोट जल्दी। कॉफी बना लो बढ़िया सी बन, ठीक है, ज्यादा मीठा नहीं, मीठा कम। कॉफी पीनी है क्या तुम्हें भी? पीनी हो तो आ जाओ। पॉलिटी का ये कोर्स ज्यादा लंबा नहीं चलने का, 3 मंथ का मैंने ड्यूरेशन दी थी आपको, 3 मंथ में पॉलिटी को कंप्लीट कर देंगे। और पॉलिटी को 3 मंथ में कंप्लीट कर लेंगे, जो मतलब आपको पढ़ना था ना 11th और 12th दोनों कंप्लीट कर लेंगे 3 मंथ्स में। और अब की बार फीस स्ट्रक्चर बढ़ा दिया है हमने काफी, पिछली बार जो हाँ तो मची ना उसको खत्म कर रहे। पहली बार 600 रुपये पर मंथ था, अब की बार 800 रुपये पर मंथ होगा। और जाहिर सी बात है कि आप लोगों के अच्छे खासे नोट्स भी बनाओगे, तो ईमानदारी से तैयारी करो रणनीति बना के। चलो तो फिर नेक्स्ट आर्टिकल है आपका आर्टिकल 47। आर्टिकल 47 अनुच्छेद 47। आर्टिकल 47 क्या कहता है, लिखो। आर्टिकल 47 के अंदर लिखो डेवलपमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, NUTERIENTS, न्यूट्रिएंट्स, लाइफस्टाइल, न्यूट्रिएंट लाइफस्टाइल एंड फॉर द पब्लिक आगे वेलफेयर एंड फॉर द पब्लिक वेलफेयर ए स्टेट कैन prohibit any food or liquid liquid item। लिखो इसमें पोषाहार एवं जीवन स्तर, पोषाहार एवं जीवन स्तर में सुधार करना, पोषाहार एवं जीवन स्तर में सुधार करना, और लोकहित के लिए किसी भी खाद्य पेय पदार्थ, किसी भी खाद्य पेय पदार्थों को प्रतिघोषित करना, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स लाइफस्टाइल एंड फॉर द पब्लिक वेलफेयर ए स्टेट कैन प्रोहिबिट एनी फूड और लिक्विड, यानी कि पोषाहार एवं जीवन स्तर में सुधार करना और लोकहित के लिए किसी भी खाद्य या पेय पदार्थ को प्रतिघोषित करना, यानी कि प्रतिबंध लगाना, बैन लगाना। जैसे कि बिहार के अंदर जो शराब है, शराब पर प्रतिबंध लगा दिया, बिहार के अंदर दारू बंद कर दी, शराब बंद कर दी, तो शराब या किसी भी पेय पदार्थ जो कि पूरे स्टेट के लिए हानिकारक हो सकता है, ठीक है, कोई भी लिक्विड, तो उसको हम किस आर्टिकल से बंद कर सकते हैं? उसको बंद करने का भी अधिकार राज्य सरकार के पास में है, जो कि आर्टिकल 47 के अंदर है। समझ रहे? उत्तर प्रदेश में भी हो सकती है सर दारू बैन, बिल्कुल उत्तर प्रदेश के अंदर भी शराब तस्करी को प्रतिबंधित किया जा सकता है, क्योंकि ये सोसाइटी यानी कि सोसाइटी के वेलफेयर को खराब कर रहा है। और हमें किस आर्टिकल का यूज करना पड़ेगा? तो आर्टिकल नंबर 47 के अकॉर्डिंग हम इन चीजों को बैन कर सकते हैं स्टेट के अंदर। ये ड्यूटी है स्टेट की। करो नोट।
नेक्स्ट आर्टिकल 48। नेक्स्ट आर्टिकल 48। आर्टिकल 48 अनुच्छेद 48 लिखो। आर्टिकल 48 में डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट लिखो। कृषि, पशुपालन और वैज्ञानिक उपकरणों का विकास करे। ठीक है, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट को यह भी अधिकार है कि वे डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट, यानी कि वो कृषि पर जोर दे, पशुपालन पर जोर दे और वैज्ञानिक उपकरणों का भी विकास करे। यानी कि स्टेट के अंदर इन सभी को क्या करे, इन सभी का डेवलपमेंट करे। किन सभी का? एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट करे, एनिमल हस्बेंड्री का डेवलपमेंट करे और साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट यानी कि जो मशीनें वगैरह है उनका भी क्या करे, उनको भी डेवलपमेंट करे। ये किसका कर्तव्य है, किसकी ड्यूटी है? ये भी ड्यूटी है स्टेट गवर्नमेंट की, यानी कि स्टेट के कर्तव्य है ये भी। और ये चीजें राज्य के अंदर एग्रीकल्चर सेक्टर को बढ़ावा देना, राज्य के अंदर हस्बेंड्री को बढ़ावा देना, राज्य के अंदर साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट को बढ़ावा देना, किस आर्टिकल में लिखा है? आर्टिकल 48 अनुच्छेद 48 के तहत। ठीक है, नोट करो। उसके बाद आता है आर्टिकल 48 का ए पॉइंट लिखो। आर्टिकल 48 का ए पॉइंट देखो। इसके अंदर इन्वायरमेंट्स एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इन्वायरमेंट एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन लिखो। पर्यावरण की सुरक्षा और वन्य जीवों का संरक्षण। ठीक है, अब लिखो इस आर्टिकल को, यानी कि 48 का ए नोट में लिखो। This article was added 42 Constitution 42 and Constitution अमेंडमेंट कब हुआ था? 1972 1972 में। ठीक है,
अरे 42 1972 में नहीं, 1976 में हुआ था भाई, 1976 में, सॉरी 1976 1976 में हुआ था, ठीक है। यानी कि लिखो इस अधिनियम को 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया। उसके बाद आर्टिकल 48 में क्या है, डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, यानी कि राज्य के अंदर राज्य का कर्तव्य है कि राज्य अपने अंदर कृषि, पशुपालन और वैज्ञानिक उपकरणों को डेवलप्ड करे। उसके बाद आर्टिकल 48 का ए पॉइंट के अंदर क्या है कि राज्य के अंदर जो इन्वायरमेंट है, राज्य का कर्तव्य है, राज्य की ड्यूटी है कि अपने इन्वायरमेंट को सेव करके रखे और अपनी जो वाइल्ड लाइफ है, अपनी वाइल्ड लाइफ को भी कंजर्व करे, समझ रहे, यानी कि अपने इन्वायरमेंट और अपने वाइल्ड लाइफ की रक्षा करे, ये भी राज्य का कर्तव्य है, जो कि आर्टिकल 48 के ए पार्ट में है। और आर्टिकल 48 का ए पार्ट कब जोड़ा गया था, ये जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन द्वारा, जो कि 1976 में हुआ था, क्लियर। देखो आर्टिकल 49, आर्टिकल 49, रोहित मेरा बैग कर रही, बाइक को करता है, पर बैग भी ना उसमें चार्जर है, उसमें बैग ही ना ले, हाँ बैग में है ना चार्जर, बैग ले। नेक्स्ट लिखो आर्टिकल 49, आर्टिकल 49, आर्टिकल 49, आर्टिकल 49 कहता है प्रोटेक्शन ऑफ नेशनल मोन्यूमेंट्स, MONUMENTS, मोन्यूमेंट्स, यानी राष्ट्रीय स्मारकों, राष्ट्रीय स्मारकों की सुरक्षा, राष्ट्रीय स्मारकों की सुरक्षा, ठीक है। आर्टिकल 48 के अंदर क्या है, सेव ऑफ एनवायरनमेंट एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, ठीक है। और आर्टिकल 49 में प्रोटेक्शन ऑफ नेशनल मॉन्यूमेंट्स, यानी कि राज्य के अंदर जितनी भी स्मारक है, जितनी भी नेशनल बिल्डिंग्स है, यानी कि जो कोई भी चीज घूमने फिरने की राज्य के अंदर, उन सभी का क्या है, प्रोटेक्शन, यानी कि राष्ट्रीय स्मारकों की सुरक्षा, आर्टिकल नंबर 49 में है। उसके बाद लिखो आर्टिकल नंबर 50, अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 50, देखो आर्टिकल 50, आर्टिकल 50 कहता है, बैठ जाओ, काम है, 10 मिनट दे दो। आर्टिकल 50, आर्टिकल 50 के अंदर लिखो separation of executive and judiciary in state,
राज्य में कार्यपालिका, राज्य में कार्यपालिका एवं न्यायपालिका स्थापित करना या का पृथक्करण, ठीक है। यानी कि स्टेट के अंदर एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी को अलग अलग करना, वो किसका कर्तव्य है, वो किसकी ड्यूटी है, राज्य की, यानी कि स्टेट की ड्यूटी है। किस आर्टिकल में, आर्टिकल 50। आर्टिकल 50 कहता है कि आर्टिकल 50 के अकॉर्डिंग किसी भी पर्टिकुलर स्टेट के अंदर एग्जीक्यूटिव अलग रहेगी, जुडिशरी अलग रहेगी। उसके बाद है लास्ट आर्टिकल, आर्टिकल 51 अनुच्छेद 51। लिखो इसमें क्या है, लिखो टू मेंटेन internal and external peace, to maintain internal and external peace and international relations, and international relation, लिखो अंतरराष्ट्रीय संबंध, अंतरराष्ट्रीय संबंध, अंतरराष्ट्रीय संबंध और आंतरिक, अंतरराष्ट्रीय संबंध और आंतरिक एवं बाहरी शांति को कायम रखना, ठीक है। आर्टिकल 49, आर्टिकल 50 एंड आर्टिकल 51। आर्टिकल 49 यानी कि आर्टिकल 49 में कहता है प्रोटेक्शन ऑफ नेशनल मूवमेंट्स, यानी कि राज्य के अंदर या राष्ट्र के अंदर जितनी भी नेशनल बिल्डिंग्स वगैरह है, नेशनल प्लेस है, उनको सेव करके रखना। दूसरा है आर्टिकल 50, आर्टिकल 50 के अंदर है सेपरेटेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, यानी कि सेपरेटेशन कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग अलग रखना। आर्टिकल 51 में है टू मेंटेन इंटरनल एक्सटर्नल पीस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, यानी कि अंतरराष्ट्रीय संबंध और आंतरिक एवं बाहरी शांति को बनाए रखना, ठीक है। ये आर्टिकल 51 तक कंप्लीट हो गई। पार्ट 4 के अंदर डीपीएसपी पढ़े, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या होते हैं, राज्य के अंदर रहने के लिए कुछ स्पेशल ड्यूटीज होती है, कुछ कर्तव्य होते हैं, उन्हीं को बोलते हैं डीपीएसपी, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अगर हम बात करेंगे पार्ट 4 की, तो पार्ट 4 के आर्टिकल आप लोगों ने कहां से पढ़े थे, आर्टिकल पढ़े थे आपके 36, आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक। तो आपका आज पार्ट नंबर 4 कंप्लीट होता है। और यहीं पे कल मैं आपको चैप्टर नंबर जो आपका 3rd चैप्टर है जिसका नाम है फंडामेंटल राइट्स, वो लगभग यहाँ पे खत्म होता है। ये तो नेक्स्ट पार्ट था, पार्ट 4, लेकिन फिर भी पार्ट नंबर 3 एंड 4 फंडामेंटल राइट्स के अंदर लगते हैं। और इनके कल आप लोग अपनी एनसीईआरटी के बुक से इनके क्या निकाल लो, क्वेश्चंस वगैरह कराऊंगा मैं। और उसके बाद कुछ जो नोट्स है आपके इंग्लिश ट्रांसलेशन में जो आपकी बुक्स में से बना रखी है, वो कल की क्लास में हम अपलोड करेंगे, ठीक है। याद करते रहे, रिविजन बजाते रहे। और नेक्स्ट जो क्लासेस है आपकी, उनकी फीस वगैरह आप लोग अपनी सबमिट करा दो, ऑप्शन खुल चुके हैं, ठीक है। मिलते हैं कल क्लास में, थैंक यू।